नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं मनी 9 पर स्पेशल वीकली शो अर्थात अंशुमान जी का एक लोकप्रिय ब्लॉग है जिसको वो पिछले 25 सालों से लगातार लिख रहे हैं। इस हफ्ते अंशुमान जी ने अर्थात में लिखा है महंगाई का संस्कार। महंगाई बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों ने पिछले हफ्ते ही हमें बताया कि रिटेल महंगाई और थोक महंगाई दोनों बढ़ रहे हैं। फिर ये अर्थात कौन से संस्कार की बात कर रहा है? अंशुमान जी रोशनी डालिए कि अर्थात कौन से महंगाई के संस्कार की बात कर रहा है। शुभम, आपका स्वागत है। अर्थात के सारे दर्शकों का स्वागत है। और लगातार लोग पिछले 15 दिन से हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अर्थात कब आएगा। तो ये इस सप्ताह का अर्थात आपके सामने है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर और फेसबुक पर लिखा कि मुझे महंगाई पर बात करनी है, तो हम महंगाई के संस्कार के साथ लेकर आ रहे हैं। दरअसल हमारे शहर के अस्पतालों में सरकार घुस गई है। ओपीडी का पर्चा 800 से 1100 रुपये का हो गया है। जब आप पूछिए तो आपसे कहा जाता है कि कोविड से सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन का खर्च बढ़ गया है। अब आप अस्पतालों से ये कौन पूछे कि सैनिटाइज करना तो उनके स्वाभाविक कार्यदायित्व का हिस्सा है। अस्पताल अगर सैनिटाइज नहीं होंगे तो कौन सा सैनिटाइज होगा। लेकिन हम सरकार से भी कैसे कहाँ पूछ पाते हैं कि मुफ्त अनाज देना, दवा देना, सुविधाएं देना ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। सड़कें बनवाना उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। इसके लिए हम तमाम गठरी भर टैक्स चुकाते हैं पूरे साल भर, तमाम बजटी तामझाम होते हैं। लेकिन फिर भी सरकार हमें यह तर्क देती है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें लोगों को सस्ता अनाज देना है या दवा देनी है। तो हम इस संस्कार की बात कर रहे हैं शुभम, क्योंकि यह संस्कार सरकार से निकलकर बाजार तक जाता है और फिर हम अपने अस्पताल या पड़ोस की दुकान से भी ये नहीं पूछ पाते कि आखिर उसने इस चीज की कीमत क्यों बढ़ा दी है। बिल्कुल, कोविड के बाद हमने देखा भी बहुत सारी जगहों पर टैक्स इस नाम पर बढ़ गए कि सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ानी है और उसके सहारे महंगाई धीरे धीरे हमारी नसों में घुस रही है। आप आगे लिखते हैं कि दरअसल बेवजह महंगाई भारत की कारोबारी असंगतियों का हिस्सा है। इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दर्शकों से हम चाहेंगे कि वो ये ग्राफ देखें जो इस समय स्क्रीन पर है। ये बताता है कि जो 3 दिन पहले रिटेल महंगाई आई है, रिटेल महंगाई की बास्केट में ज़्यादातर आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनकी महंगाई हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि कुल महंगाई दर से ज़्यादा है। यानी कि जो कुछ भी आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उन सब की महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, या क्या मतलब है इस बात का जब आप लिखते हैं कि बेवजह महंगाई भारत की कारोबारी असंगतियों का हिस्सा है? हाँ, क्योंकि जो हम महंगाई के संस्कार की बात कर रहे हैं या जिस महंगाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो इसलिए, जो आंकड़ा आपने बताया वो आंकड़ा अगर हम पलट कर देखें तो हमें दिखाई देगा कि 55% प्रोडक्ट, लगभग 55% प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमारी दैनिक खपत का हिस्सा हैं उनकी महंगाई दर 6% से ज़्यादा है। वो 6% की दर जिस पर रिजर्व बैंक हमारे लिए ब्याज दरें तय करने का आधार बनाता है। अक्सर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या सरकारें महंगाई का संस्कार डाल रही हैं? क्या सरकारों की वजह से महंगाई बढ़ती है? तर्क होता है कि अभी तो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है पेट्रोल डीजल पर, उसका असर क्या हुआ है? दरअसल वैसे भी भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शुभम जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है। हमारे यहाँ एनर्जी महंगी है, हमारे यहाँ क्रेडिट महंगा है, हमारे यहाँ अप्रूवल्स महंगे हैं, हमारे यहाँ ज़मीनें महंगी हैं। वो सारी महंगाई बाद में ट्रैवल करके सारी चीज़ों में जुड़कर वो हमारे पास उत्पाद और सेवाओं के दर पर आती है। लेकिन अब सरकारें क्या कर रही हैं? अब सरकारें टैक्स नियमों में कुछ नए पहलू जोड़ रही हैं, टैक्स लगाने के कुछ नए तौर तरीके या तर्क गढ़ रही हैं। और इसकी ये जो महंगाई का संस्कार है ये इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें टैक्स के तौर पर आप पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी, क्योंकि ये देश की ज़रूरत है। और बाजार आगे बढ़कर इसे स्वीकार कर लेता है। तो जब सरकार ये कहती है कि उसने सस्ता अनाज देने के लिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल का टैक्स लगाया है, तो बाजार भी ये कहता है कि साहब हमने अपना बैंक में घुसने से पहले या शोरूम में आने से पहले जो हमने बाहर आपको 2 बार स्कैन किया है आपके फीवर का, या हमने आपको जो एक सैनिटाइजर दिया है, उसकी कॉस्ट हम उस सर्विस में आपके साथ लगा रहे हैं। चुनावी असर के कारण सरकार को ने पेट्रोल डीजल पर कटौती की,
की, इसके लिए उसको धन्यवाद। लोगों की ज़रूरत थी, लोग काफ़ी समय से मांग रहे थे, लेकिन ये सवाल फिर भी जायज़ है हमारे दिमाग में और सबके जहन में जायज़ है कि क्या मुफ्त अनाज और मुफ्त वैक्सीन वाली जो सरकार की दीनदयाल मुद्रा है, जो सरकार की चैरिटेबल मुद्रा है जिस पर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है, उसके लिए पेट्रोल डीजल महंगा करना ज़रूरी था? बिल्कुल। तो क्या आपका कहना है कि टैक्स बिना लगाए भी, बिना महंगाई बढ़ाए भी, क्या सरकार इन सारी मदों का इंतजाम कहीं और से कर सकती थी? क्या कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है सिस्टम में? हाँ, और ये यहाँ पर हम भारत के जो लोग हैं उनकी टैक्स लिटरेसी का सवाल है। हम भारत के भोले के लोग वो टैक्स के सिस्टम के पेचोखम, वो जटिलताएं नहीं समझते। हम पश्चिमी मुल्कों की तरह अपनी सरकारों से ये नहीं पूछते कि जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका हिसाब क्या है, उसके बदले हमें क्या मिलता है। इसलिए हमें ये बहुत आसानी से महसूस करा दिया जाता है कि अगर आपको सस्ती वैक्सीन चाहिए या फ्री वैक्सीन चाहिए या सस्ता अनाज चाहिए तो आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर हम बजटों की दृष्टि से देखें तो बजट एक दूरगामी व्यवस्था है, बजट एक संतुलित संगठित व्यवस्था है जो लोकतंत्रों में इस वजह से आविष्कार की गई है कि किसी भी परिस्थिति में, कोई भी आपात परिस्थिति आए तो उसके लिए बजटों में उसके प्रावधान किए जाएं। बजट सारी अप्रत्याशित आपदाओं का इंतजाम करके चलते हैं और हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस समय सरकार जितनी आकस्मिक निधियों पर काम के लिए हमसे टैक्स लेती है, जिसमें कंटिजेंसी फंड है, जिसमें आपदा राहत कोष है, उसमें 2021 का बजट बताता है 31,000 करोड़ रुपए उसमें जमा है उन फंड्स में, जो सिर्फ ऐसी ही आपातकालीन परिस्थितियों के लिए। सामान्य दिनों में सरकार उससे निकालकर हमें दवा या अनाज नहीं देती, सड़क नहीं बनाती है। ये उसी बजट से बनाई जाती है जिसमें हमारा टैक्स जाता है। आपदा राहत के लिए चुनिंदा उत्पादों पर एक एक्साइज और कस्टम ड्यूटी लगती है जिसको नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी कहते हैं। ये ड्यूटी उन उत्पादों और सेवाओं पर जिन पर लगाई जाती है उसकी कीमत में जुड़कर हमारे पास आती है। यानी आपदा आने से पहले से हम आपदा की तैयारी का टैक्स चुकाते रहे हैं जो सरकार के पास, सरकार के हिसाब में जमा है। अब इसी में अगर प्रधानमंत्री राहत कोष को जोड़ लीजिए, पीएम केयर्स को जोड़ लीजिए, तो आपके सामने एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो बजट अपनी व्यवस्था के तहत आपदाओं में फंड्स की व्यवस्था करके रखते हैं। हमारे आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो, हमारी आपकी नौकरियों में अगर संकट आए, किसी की नौकरी चली जाए, उसके पास इमरजेंसी फंड ना हो, पर बजटों के पास बड़े इमरजेंसी फंड होते हैं, हमेशा मौजूद होते हैं और वो इमरजेंसी फंड हमारे ही टैक्स से बनाए जाते हैं। चलिए इसी वृक्ष की एक और शाखा पर चलते हैं, वो है कर्ज। हम पर आप पर अगर खर्च करने के लिए नहीं होता है तो हम उधार ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। क्या सरकारें कर्ज ले सकती हैं? बजट उनको ऐसी कोई ताकत देता है? हाँ, अब आपदा की परिस्थिति के अलावा सरकारें पूरे साल भर अलग अलग जरूरतों से कर्ज लेती हैं, लेकिन अगर सरकार को खर्च के लिए ज्यादा जरूरत है, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष संकट की परिस्थिति में सरकार के पास को ज्यादा खर्च की जरूरत है, तो इसके लिए वो हमारे ऊपर टैक्स का चाबुक चलाए, ये कतई जरूरी नहीं है। इसके लिए वो बहुत आसानी से बाजार से एक्स्ट्रा कर्ज ले सकती है। इस साल, कोविड के साल, पिछले साल सरकार ने 13.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जो रिकॉर्ड है पिछले सालों का। यानी कोविड के जिस साल हमने सबसे ज्यादा टैक्स चुकाए, उसी साल सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज भी लिया। और वो कर्ज भी कहां से लिया? वो कर्ज हमारी जो बचतें बैंकों में रखी थी उनके जरिए सरकार के पास टैक्स आया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जब सरकार कर्ज भी बढ़ा रही है, फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा बढ़ा रही है, उसका असर हमारे ब्याज दरों पर पड़ रहा है, उसका असर महंगाई पर पड़ रहा है, तो फिर टैक्स का नश्तर हमारे ऊपर क्यों चलाया जा रहा है? बिल्कुल। एक चीज और समझनी जरूरी है, आप अपना कर्ज तो चुकाते ही हैं, सरकार भी जो कर्ज ले रही है दरअसल ये भी आपको और हमें चुकाना है, क्योंकि सरकार ये चुकाने के लिए भी हमारी बचत तो यूज करती और कल टैक्स लेकर ही इस ब्याज की दर जितनी होती है उसको भी भरती है। सर, वित्त आयोग पर एक सवाल मैं पूछूंगा जो आपने अपने अर्थात में भी लिखा है। वित्त आयोग ने किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? अब तीसरी व्यवस्था पर आते हैं। बजट सालाना व्यवस्था है,
वित्त आयोग 5 साल व्यवस्था है, पंचवर्षीय व्यवस्था है। वित्त आयोग भारत की आज़ादी के बाद जो पहली संस्थाएं बनी थी उनमें पहली संस्था थी, और वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच 5 साल के जो संसाधनों का बंटवारा हो कि वो कहाँ कैसे खर्च करेंगे, उनको कितना नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए, इसके लिए वित्त आयोग 5 साल में एक सिफारिश करता है। और उसके आधार पर केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले संसाधन, चाहे वो ग्रांट्स मिल रही हो या टैक्स का हिस्सा हो, ये उससे निर्धारित होता है। हर 5 साल में वित्त आयोग आपदा के लिए कब पैसा कितना मिलेगा, राज्यों के कंटिजेंसी फंड कैसे काम करेंगे, केंद्र सरकार किस मद में कंटिजेंसी के लिए कितना पैसा देगी, इसकी सारी रूपरेखा बनाकर सरकार को सौंपता है। सरकारें उसे मंजूर करती हैं और उस हिसाब से केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों को भी आपदा राहत के लिए विशेष कोष बनाने की व्यवस्था की जाती है, जो वित्त आयोग की व्यवस्था का हिस्सा है। और इसलिए हर राज्य में कंटिजेंसी फंड है, हर राज्य में आपदा राहत कोष है। और कभी भी किसी भी वित्त आयोग ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में आज तक ये नहीं कहा है कि आपदा की परिस्थिति में लोगों पर नए टैक्स लगा दिए जाएं और सेस तो उन पर हरगिज ना लगाए जाएं। ये बात वित्त आयोग अपनी पिछली रिपोर्ट्स में कहता रहा है। लेकिन हम पहली बार एक ऐसा तरीका देख रहे हैं कि जब हम आपदा में है, बेकारी में है, महंगाई में है और हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है, तो हमारे पर नए टैक्स आते हैं। आप आगे लिखते हैं अर्थात में कि सेस सबसे घटिया टैक्स माने जाते हैं। तो इन सेस का कैसा रिश्ता है, क्या सीधा रिश्ता है कोई ये महंगाई के संस्कार से? हाँ, महंगाई के संस्कार में जो एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, या जो महंगाई के संस्कार का है जो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उसमें सेस बहुत महत्वपूर्ण है। सेस घटिया टैक्स इसलिए है क्योंकि सेस टैक्स के ऊपर लगते हैं। आमतौर पर पूरी दुनिया में टैक्सेशन की जो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है वो ये है कि टैक्स एक पर्पस से लगाया जाता है और वो टैक्स का एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। भारत में सरकारें जब चाहती हैं, जो चाहती हैं, वो सेस लगा देती हैं। जीएसटी आने से पहले हम स्वच्छता का भी सेस देते थे, किसान कल्याण के नाम पर भी सेस देते थे, आज भी हम असंख्य सेस दे रहे हैं। भारत में सीएजी की असंख्य रिपोर्ट हैं शुभम, जो ये बताती हैं कि सेस जिस काम के लिए लगाए जाते हैं वहाँ वो खर्च नहीं होते, और अगर वहाँ वो खर्च होते हैं तो उसका हिसाब सरकार हमें नहीं बताती। खासतौर पर जो सेस जिस फंड में जाने के लिए लगाए जाते हैं उस फंड में भी नहीं जाते। एक छोटा सा उदाहरण अभी हाल की परिस्थितियों में हमारे लिए समझना जरूरी है। सीएजी ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने कच्चे तेल पर एक सेस लगाकर 2018 तक 10 साल में 1.24 लाख करोड़ रुपए जुटाए। कच्चे तेल पर स्पेशल 1.25 लाख करोड़ जुटाए। लेकिन ये पैसे ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को नहीं दिए गए, जो बोर्ड तेल उद्योग के विकास के लिए बनाया गया था। वो विकास क्या करता था? तेल कंपनियों को रिसर्च के लिए मदद देता था। अब ये उतनी राशि है जितनी राशि से मुफ्त अनाज और वैक्सीन का खर्च निकल आता है। 1,45,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च, 1.45 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ मुफ्त वैक्सीन और अनाज पर, जैसा सरकार ने बताया। ये उतनी राशि है जितनी राशि हमसे कच्चे तेल पर सेस के तौर पर वसूली जा चुकी है 2018 तक। और ये राशि हमारे पास कच्चे तेल की कीमत बढ़ाकर वो रिफाइनरी तक गई। रिफाइनरी ने वो लागत पेट्रोल और डीजल में लगाई और वो घूमकर हमारे पास आ गई। जीएसटी के बाद, जीएसटी की क्रांति के बाद 2018-19 तक करीब 18% सरकार का रेवेन्यू सेस और सरचार्ज से आता था। इसमें सेस के साथ सरचार्ज दूसरा भाई है इसका ये दो, और दोनों ही खराब टैक्सेशन की नजीर माने जाते हैं पूरी दुनिया में। 18% रेवेन्यू, यानी अगर सरकार 100 रुपए का राजस्व जुटाती है तो उसमें 18 रुपए वो सेस और सरचार्ज से निकालती है। इन्हें स्वाभाविक सी बात है कि सेस और सरचार्ज को टैक्स पारदर्शिता के हिसाब से संदिग्ध माना जाता है। इतने सारे टैक्स और सरचार्ज हैं जिनके जरिए सरकार अतिरिक्त खर्च कोविड के कारण आया था उसका हिस्सा उठा सकती थी, निकाल सकती थी, अगर वो कर्ज को इसमें शामिल नहीं करती। लेकिन ताजा कटौती से पहले तक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की दर 32-33 रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दी, और उसके बाद हमने कटौती देखी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पारदर्शिता नहीं है या ये खराब टैक्स की नज़ीरें मानी जाती हैं, सेस या सरचार्ज लगाती हैं सरकारें, तो क्या ये बताती नहीं है कि ये खर्च हो कहाँ रहा है? हाँ, अब जैसे आप देखिए, सरकार ने कहा कि हमने 3.44 लाख करोड़ रुपए एडिशनल पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जुटाए। उनका खर्च कहां हुआ इसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं। वो पैसा एक बड़ी किटी में, सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू किटी है, उसमें चला गया।
अब हमें महसूस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम जान सकें कि हम स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए, शिक्षा के लिए जो टैक्स सरकार को चुकाते हैं वही सारी सर्विसेज हम प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। यानी शिक्षा का टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं पर हमारी शिक्षा का खर्च किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है। सरकार हमसे रोड बनाने का भी सेस लेती है, रोड पर चलने का भी पैसा लेती है और रोड पर गाड़ी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन का भी पैसा लेती है और उसके बाद पेट्रोल डीजल पर भी रोड डेवलपमेंट का एक्सेस लगाती है, जिसमें अभी फिलहाल इस एक्साइज ड्यूटी की कटौती में कमी की गई है। तो इससे सिर्फ यही नहीं है, चिंता की बात यह है शुभम कि सरकारें पुराने सेस या टैक्स का हिसाब हमें नहीं देती, पहले अपने लिए नए खर्च पैदा करती हैं। वो पहले कोशिश करती कि नए खर्च बनाए जाएं अपने लिए जिनकी जरूरत नहीं है और फिर उसके बाद उसे पूरा करने के लिए वो हमारे ऊपर नए टैक्स लगाती हैं। बिल्कुल, इसलिए अब ये नियम जैसा हो जाएगा थोड़े समय के बाद, ये महत्वपूर्ण बात हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम चुनाव के सीजन में जा रहे हैं। ऐसा नियम हो जाएगा कि पहले सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए बगैर मांगे लोगों को कुछ वादा कर देंगी। वो कह देंगी कि हमने आपको लैपटॉप दे दिया, हमने आपको बाकी सुविधाएं दे दी और फिर उसके बाद उसे पूरा करने के लिए सत्ता में आने का आधार पर टैक्स लगा देंगी। बिल्कुल, यानी कि ध्यान रखिएगा, इस बार अगर राजनीतिक पार्टियां या नेता आपके पास चुनाव के मौसम में आए और आपसे वादा करें कि आपको लैपटॉप, बकरी, साड़ी या कोई भी चीज़ मिलेगी अगर हम चुनाव में आ गए, तो उसका बिल दरअसल आपकी ही जेब से जाना है। राजनीतिक पार्टियां पहले वादे करती हैं और फिर उनको पूरा करने के लिए आपसे और हमसे ही टैक्स निचोड़ती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा सर, जो अर्थात में भी जिसका जिक्र आपने किया है कि पेट्रोल डीजल में सरकार ने राहत दी, वो आंकड़ों में नज़र क्यों नहीं आती, वो महसूस क्यों नहीं होती है? पेट्रोल डीजल में कटौती में एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई। हमें पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे देश में अलग अलग जगह जिन्होंने वैट घटाया जिन राज्यों में उन्हें अतिरिक्त तौर पर और बाकी देश में सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती नजर आई। पर क्या उसका कोई असर हमें हमारे जीवन की लागत को प्रभावित करने वाली बाकी चीज़ों पर पड़ता दिखाई दिया? ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास WPI का आंकड़ा आया जिसमें कोर इन्फ्लेशन 12% के आसपास है। हमारे पास CPI का जो आंकड़ा आया उसमें बाकी सारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। तो महंगाई टूथपेस्ट की तरह है, एक बार जब वो बाहर निकल जाती तब उसे आप दोबारा उसमें नहीं भर सकते। तो आप ये जब चुनाव का पूरा दबाव है उसके बीच एक्साइज ड्यूटी में कमी लगभग वैसी ही है जैसे कि मंदी और लॉकडाउन के बीच जब देश में लोगों ने कोई ट्रैवल नहीं किया तब ओला कैब ने अपना पहला मुनाफा दर्ज किया। अब आपको आश्चर्य होगा इस बात पर कि लोग तो चल ही नहीं रहे थे पिछले साल, ना तो कहीं जा रहे थे, तो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पर ओला कैब का मुनाफा कहां से आया? तो हमें ये नहीं पता चलता क्योंकि हमारे पास ये जानकारी नहीं होती कि महामारी के दौरान किन किन लोगों ने कहां कहां कितनी कितनी महंगाई हमारे ऊपर थोप दी है। दवा कंपनियों ने हमारे लिए कितनी कीमतें बढ़ा दी, हमें मिलने वाले मास्क की क्या कीमत होनी चाहिए आदर्श रूप से और हमसे कितना पैसा लिया जा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता कि महामारी के बीच कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी मांग कमी होने के बावजूद कैसे हो जाती? क्या वो महंगाई बढ़ाकर या अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर मुनाफों में बढ़ोतरी की गई? और अगर ये बढ़ोतरी की गई है तो फिर तो ये हमारे लिए सोचने की बात होगी कि जब हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन संकट में था उस समय भी हम महंगाई या मुनाफा वसूली का शिकार थे। जैसे एक ग्राफिक जिसको हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, अगले सवाल पे चलें उससे पहले जिस ग्राफिक्स का जिक्र किया है अंशुमान जी ने, वो ग्राफिक आप देखिए जो आपको बताता है कि डीजल की कीमतें बढ़ने से, भाड़े बढ़ने से किस किस मद की महंगाई बढ़ती है और कैसे हमारे और आपके जीवन जीने की लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो जहां आपने अपनी बात इस ग्राफिक से पहले अंशुमान जी छोड़ी थी वो ये थी कि जो महंगाई का संस्कार है वो बाजार को बहुत भाता है। ओला मुनाफे में आ जाती है, कंपनियों के मुनाफे फूलते हैं। ऐसा क्यों है कि महंगाई जो है वो बाजार को पसंद है? इसमें बाजार की कोई खता नहीं है। भारत में कारोबारी लागतें बहुत ऊंची हैं। भारत में कोई भी बिजनेस और कारोबार करना दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे महंगा है, कोई भी बिजनेस करना। तो वैसे भी भारत का बाजार सर्विस और प्रोडक्ट के मामले में स्वाभाविक रूप से महंगाई परस्त है। आप भारत में सामान्य रूप से अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भारत में महंगाई की जो दर है वो हमेशा GDP की दर से ज्यादा मिलेगी आपको। तो भारत में सामान्य रूप से कारोबार महंगा है और कारोबारी या बिजनेस या सर्विसेज प्रोडक्ट वाले लोग अपनी सारी लागतों को प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़कर हमारे पास ले आते हैं। तो वहां तो मुनाफे कीमत बढ़ाकर ही मिलते हैं क्योंकि लागत इतनी ज्यादा है कि जब आप कीमत बढ़ाएंगे तब आपको मुनाफा मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि जैसे वो संस्कृत का सूत्र है ना, महाजनों यन गतः सपन्थात्, कि महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते पर बाकी लोग चलते हैं। तो जब सरकार अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ाकर रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है तो फिर
बाजार की कंपनियां क्या क्यों करती नहीं करेंगी? कंपनियां अपनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ाना चाहेंगी? जैसा कि मैंने आपको अस्पताल का जिक्र किया कि हमारे अस्पताल वाले ने हमसे कहा कि साहब जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती तब आप सवाल नहीं उठाते और हमारा पर्चा महंगा हो जाता तो आप हमसे सवाल उठाते हैं। तो ये तर्क है उसके पास, क्योंकि उसको दिख रहा है कि महंगाई बढ़ाने का एक संस्कार है और हमें ये पता है कि महंगाई असंतुलित बाजार की सबसे बड़ी डॉन है। दुनिया में सबसे जो फ्रैक्चर्ड मार्केट्स होते हैं, जो असंतुलित बाजार होते हैं, वहां महंगाई आती है। क्योंकि अगर महंगाई उत्पादों की कीमतें लोगों की कमाई के साथ बढ़ें तो वो अच्छी हैं, पर उत्पादों की कीमतें लोगों की कमाई घटने के साथ बढ़ें तो वो हमारी खर्च और बचत दोनों को तोड़ देती हैं। खर्च कम हो जाता है और बचत पर मिलने वाला रिटर्न टूट जाता है। तो महंगाई को थामना सरकारों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बुनियादी जिम्मेदारी है सरकारों की कि उन्हें महंगाई को नियंत्रित रखना चाहिए। इसीलिए रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है, इसीलिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें तय करने के लिए रिटेल पॉलिसी को टारगेट करता है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उस पर चर्चा करती है। लेकिन अब सरकारें बेवजह टैक्स बढ़ाकर महंगाई पैदा करने का श्रेय ले रही हैं। तो शुभम, जब सरकार की तरफ से महंगाई बढ़ाने के कदम लिए जाते हैं तो हमारे मोहल्ले के अस्पताल या ट्रक वाले गुप्ता जी या मॉल रेस्टोरेंट वाले लोग क्रीज से आगे बढ़ के शॉट नहीं मारेंगे महंगाई के, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि उनके पास अब ये तर्क है कि उनकी लागतें बढ़ चुकी हैं और इसलिए हम महंगाई के सारे आंकड़ों में पिछले एक साल के भीतर एक ही बात रिपीटेडली सुन रहे हैं, कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट कम करना नीतियों की, व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ना कि बढ़ती कॉस्ट में और ताकत लगा देना। इसीलिए जो हमने आज मनी9 पर लोगों को ये बताने की कोशिश की एक वीडियो के जरिए कि कैसे फ्यूल सरचार्ज बढ़ने के कारण कुछ राज्यों में बिजली की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। बिल्कुल, अर्थात में लिखते हैं अंशुमान जी कि सरकार अर्थव्यवस्था की महाजन है, वह जिस राह पर चलती है बाजार उसी को राजपथ मानता है। यानी कि सरकारें अगर महंगाई लाएंगी तो बाजार उनका आलिंगन आगे बढ़कर करेगा। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात। आप शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, रुपए, पैसे, महंगाई से जुड़ी कोई भी खबर जानना चाहते हो, उस पर जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मनी9 के यूट्यूब चैनल पर जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत स्पेशल कंटेंट हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अर्थात से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई प्रतिक्रिया हो, हमें जरूर लिख भेजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से हम अर्थात में आपके सवालों का भी जवाब देंगे। फिलहाल दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।